Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 की समरी स्टडी आउट करने वाले हैं, दैट इज ट्रेडर्स किंग्स एंड किंगडम्स. तो ये रिस्पेक्टिव चैप्टर है क्लास 6 का और दैट इज़ फ्रॉम NCERT. ठीक है, तो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे और इसकी पूरी समरी को डिस्कस आउट करेंगे. उसके पहले मैं इसका ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है. तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो चैप्टर नंबर 9. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स. जो ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने NBPW के बारे में पढ़ा था. आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं है, बट हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर्स. इनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था. तो इसी तरीके की बहुत सारी फाइन पॉटरी जो हैं, जैसे स्पेशली बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, तो ये बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इस तरीके की फाइन पॉटरी देखने को मिलती है. वहाँ पे फाइंड आउट हुई है पूरे सब कॉन्टिनेंट में. अब हम लोग उन जगहों तक कैसे पहुंचते हैं, लाइक हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस. जो पॉटरी वगैरह थी तो वो उन जगहों पर कैसे पहुंची, क्या मतलब क्या सोचते हैं आप इसके बारे में. ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि एक जगह से जहाँ पर वो सामान मैन्युफैक्चर होता है, तो उस जगह से जहाँ सामान मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से सामान को लेकर दूसरे सिटीज़ में दूसरी जगहों पे उनको सेल आउट करने जाते हैं. उनको बोलते हैं हम लोग ट्रेडर्स. तो ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, मे बी उन्होंने ये सामान जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से कैरी आउट करके दूसरी प्लेसेस में जाके उनको सेल किया होगा. तभी ये जो फाइन पॉटरी और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस में देखने को मिली हैं. ठीक है, साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस गोल्ड के लिए था, स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए था, स्पेशली पेपर मतलब कि ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्च. पेपर मतलब मिर्च. सो मिर्च के लिए काफ़ी फेमस था. और प्रेशियस स्टोन, बहुत ही कीमती जो स्टोन्स थे उनके लिए काफ़ी फेमस था साउथ इंडिया. अब जो पेपर मतलब जो कि मिर्च थी वो पर्टिकुलरली रोमन एम्पायर में उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता था. मतलब रोमन एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा चलती थी वो. तो इसी वजह से उसको वहाँ पे क्या बोला जाता था, इसी वजह से उसको वहाँ बोला जाता था ब्लैक गोल्ड. मैं इसको हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे, ब्लैक गोल्ड मतलब कि ब्लैक गोल्ड उसको वहाँ पे रोमन एम्पायर में बोला जाता था. इसको रोमन एम्पायर भी हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते थे वो इसी तरीके के जो गुड्स होते थे, इसी तरीके का जो सामान होता था वो उसको कैरी करके जाते थे, रोम लेकर के जाते थे इन सारे सामान को. किस मीन्स मतलब किस तरीके से लेकर जाते थे, तो या तो वो शिप्स में लेकर जाते थे. अगर शिप्स में कैरी आउट करके ले जाते थे तो उन्हें सी के रास्ते से जाना पड़ता था. और अगर वो लैंड पे जाते थे तो कारावान्स में ट्रैवल करते हुए रोम में जाते थे इन सारे सामान को लेकर के. अब वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड हुआ करता होगा, जैसे कि रोमन गोल्ड क्वाइन साउथ इंडिया में फाइंड आउट हुए हैं. रोमन गोल्ड क्वाइंस जो हैं वो साउथ इंडिया में फाउंड आउट हुए हैं. तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वगैरह हुआ करता था. ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेड के बारे में एक पोएम है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, अभी नहीं. ठीक है, ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर करते थे. मतलब अलग अलग सी रूट से ट्रेडर्स उसको जाने की, एक दूसरी जगह जाने की कोशिश वगैरह करा करते थे. तो उसमें से कुछ ऐसे रूट्स थे जो कि कोस्ट पर थे, मतलब कोस्ट को फॉलो करते, कोस्ट मतलब किनारा. ठीक है, तो फॉलो करते हुए कुछ ऐसे रूट्स थे वहाँ पे. तो वहाँ पे जैसे कि कुछ थे अरेबियन सी के अक्रॉस, कुछ थे बे ऑफ बंगाल के अक्रॉस. तो ये सब जगहें भी थी वहाँ पे. तो जहाँ पे जो सेलर्स होते थे वो एडवांटेज लेते थे मॉनसून विंड्स का. मॉनसून विंड्स के साथ ही साथ वो जल्दी उस सी को क्रॉस कर लेते थे. ठीक है, जैसे एडवांटेज लेते थे मॉनसून विंड्स का, जैसे मॉनसून विंड्स ब्लो कर रही होती थी उसी तरीके से वो सी को भी जल्दी और बहुत जल्दी मतलब काफ़ी तेज़ी से क्रॉस कर लेते थे. तो ये कहाँ पे होता था, ये चीज़ होती थी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में. तो वहाँ के जो सेलर्स होते थे वो मॉनसून विंड्स का एडवांटेज लेके काफ़ी जल्दी क्रॉस कर लेते थे. तो अगर उन्हें वेस्टर्न कोस्ट जाना होता था सब कॉन्टिनेंट में,
जो कि ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से था, तो वो साउथ वेस्ट मानसून से सेल करने की कोशिश करते थे। तो जब साउथ वेस्ट मानसून था तो वहीं से वो सोचते थे कि वहीं से हम इसको सेल करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जो शिप्स वगैरह थी, और मतलब काफ़ी मजबूत और अच्छी शिप्स बनाई जाती थी, क्योंकि जो जर्नीज होती थी काफ़ी लंबी होती थी। तो लंबी जर्नीज के लिए अलग से स्पेशल काफ़ी मजबूत शिप्स वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। अब जो किंगडम्स होते थे कोस्ट में, उन किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हाफ सदर्न है, मतलब साउथ का जो मतलब हाफ सदर्न एरिया जो है वो पूरा सब कॉन्टिनेंट का, उसमें बहुत सारे कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब कि वही किनारा, ठीक है, किनारे हैं, वहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज हैं। तो ये सारी सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं। अब जो रिवर वैलीज थी जैसे कि कावेरी, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। तो जो चीफ्स और जो किंग्स होते थे वो रिवर वैलीज को कंट्रोल करते थे, और कोस्ट से वो लोग रिच और पावरफुल हो जाते थे। मैं इसको यहाँ पे एक बार हाईलाइट करके बताती हूँ। कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, ठीक है। अब चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। अब जो चीफ्स होते थे जो कि रिवर वैली और कोस्ट को कंट्रोल करते थे, वो काफ़ी पावरफुल बन जाते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूविंदर। अब मूविंदर क्या होता है, जो संगम की जो पोएम्स हम लोग ने पढ़े था, संगम लिटरेचर पढ़ा था हम लोग लास्ट चैप्टर में, तो संगम पोएम्स जो थी उसमें मेंशन था मूविंदर। अब ये क्या चीज़ होती है, तो ये एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि 3 चीफ्स, ठीक है। मूविंदर मतलब कि होता है 3 चीफ, जो कि हेड होते हैं अलग अलग रूलिंग फैमिलीज के 3 हेड होते हैं। तो कौन सी रूलिंग फैमिलीज थी? रूलिंग फैमिलीज थी यहाँ पे चोलास, चेरास और पांड्यास। तो चोलास, चेरास और पांड्यास जो 3 रूलिंग फैमिलीज थी, तो इनके 3 हेड होते थे, तो उनको बोला जाता था मूविंदर, ठीक है। और ये जो तीनों फैमिलीज थी, रूलिंग फैमिलीज, ये काफ़ी पावरफुल हुई थी साउथ इंडिया में समवॉट अराउंड 2300 ईयर्स पहले। तो काफ़ी पावरफुल हुई थी साउथ इंडिया में। अब ये जो 3 चीफ थे, इन सब सारे चीफ्स के 2 सेंटर थे, ठीक है। एक लैंड के अंदर और एक कोस्ट पर, मतलब एक जो लैंड है उसके इनलैंड में, और एक कोस्ट मतलब उसके किनारे पे। तो 2 मेन सेंटर्स हुआ करते थे। अब ये जो 6 सिटीज़ थी, इसमें से 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। 6 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट वाज पोहर एंड कावेरी पट्टिनम, ठीक है। ये दोनों सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि जो पोहर जो सिटी थी वो चोलास का पोर्ट था, दैट वाज द पोर्ट ऑफ द चोलास। और जो कावेरी पट्टिनम थी एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। अभी जो मदुरई जगह थी वो पांड्यास का कैपिटल था। तो ये यहाँ पे काफ़ी दोनों इम्पॉर्टेंट जगह होती थी, ठीक है। अब जो चीफ्स होते थे वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, उसके बजाय वो क्या करते थे, वो लोगों से जो डिमांड करते थे या जो गिफ्ट्स लोगों से रिसीव करते थे, वही वो एज उनका टैक्स होता था। उसके सिवा वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस, मतलब मिलिट्री पर भी काफ़ी अच्छा खासा खर्च करते थे। और जो उनके नेबरिंग एरियाज़ होते थे, जो अगल बगल के जितने भी एरियाज़ होते थे, वहाँ से वो लोग ट्रिब्यूट कलेक्ट करा करते थे, तो वो लोग टैक्सेस नहीं लेते थे। अब जो उसमें से जो वेल्थ होती थी, कुछ वेल्थ वो अपने पास रख लेते जो भी कलेक्ट होती थी, और बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में, फैमिली मेम्बर्स में, सोल्जर्स में, पोएट्स में। सो इन सब में वो अपनी और जो बची हुई वेल्थ होती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बहुत सारे पोएट्स जो थे वो उन्होंने कंपोज किया और उन्होंने फाउंड आउट किया संगम कलेक्शन, ठीक है। जो कि इसमें क्या लिखा था, इसमें जो थी, इसमें पोएम्स लिखी थी। जो चीफ्स होते थे उनकी जो भी तारीफ़ें और जो भी उनकी अच्छाइयाँ होती थी, तो उससे रिलेटेड पूरी की पूरी ये एक पोएम, एक संगम कलेक्शन वो लिखते थे, उसमें पोएम्स लिखते थे उनके बारे में। और उन चीफ्स के बारे में लिखते थे जो कि उनको प्रेशियस स्टोन्स देते थे, गोल्ड देते थे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स, फाइन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें रिवॉर्ड करते थे जो चीफ्स। उन चीफ्स के बारे में उस रिस्पेक्टिव संगम कलेक्शन में वो लोग पोएम्स लिखते थे, ठीक है। 200 साल पहले एक डायनेस्टी आई,
जिसका नाम था सतावनाज, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई थी वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में ये डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी। इसके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम रूलर जो थे इसके सतावनास के सबसे इम्पोर्टेंट रूलर उनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, अब ये किस लिए जाने जाते थे, तो इनके बारे में ऐसे पता चला कि वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन था जो कि कंपोज किया गया था, उनकी मदर ने कंपोज किया था, गौतमी बालाश्री, जिनकी जो मदर थी उनका नाम था गौतमी बालाश्री, और उन्होंने किसके लिए कंपोज किया था, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी के लिए उन्होंने कंपोज किया था। और वो और सतावना रूलर्स जो थे वो ऐसे जाने जाते थे कि लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथ, दक्षिण पथ के लॉर्ड, मतलब दक्षिण पथ के भगवान, उनको ऐसे माना जाता था। तो वहाँ का जो रूट था जो कि साउथ की तरफ जाता था उसमें भी उनका नाम यूज होता था, पूरे सदर्न रीजन में उनका नाम लोग लेते थे। अब उन्होंने वो जो अपनी आर्मी को भी सेंड करते थे ईस्ट वेस्ट और सदर्न कोस्ट में, तो उनकी आर्मीज भी यहाँ पर ईस्ट वेस्ट और सदर्न कोस्ट में थी। अब हम लोग सिल्क रूट की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क रूट की एक्चुअली यहाँ पे स्टोरी क्या है। ठीक है, अब सिल्क एक बहुत ही रिच, बहुत ग्लॉसी कलर से बना हुआ एक बहुत स्मूथ टेक्सचर का फैब्रिक होता था, बहुत ही हाई वैल्यू फैब्रिक कहा जाता था सोसाइटीज में। सिल्क एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बनता है। ठीक है, जो रॉ सिल्क है सबसे पहले उसको रॉ सिल्क को लिया जाता है सिल्क वॉर्म्स के कुकून से। ठीक है, फिर उसका थ्रेड बनाया जाता है और फिर फाइनली उससे क्लॉथ बनाया जाता। तो ये सिंपल सी टेक्निक यूज होती थी। तो ये जो टेक्निक थी सिल्क बनाने के लिए सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुई थी 7000 साल पहले। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, तो जो पार्ट्स हाईलाइट कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स थे जो कि मतलब हजारों साल तक उन्होंने सिल्क बनाने का मेथड बाहर डिस्क्लोज नहीं किया। तो कुछ पीपल चाइना से दूसरे लैंड में जाते थे, पैदल चल के जाते थे, कुछ लोग हॉर्स पे जाते थे, कुछ लोग कैमल्स पे जाते थे। तो वो लोग अपने साथ सिल्क को कैरी करके ले जाते थे दूसरे लैंड्स पे। तो जो पाथ वो लोग फॉलो करते थे दूसरे लैंड में जाने के लिए, उसी का नाम पड़ा था सिल्क रूट। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि जो चाइनीज रूलर्स होते थे वो गिफ्ट्स वगैरह भेजते थे, वो गिफ्ट होते थे सिल्क, जो कि ईरान और वेस्ट एशिया के रूलर्स वगैरह को वो गिफ्ट्स भेजा करते थे और वो गिफ्ट था सिल्क, राइट। और वहाँ पे जो नॉलेज थी सिल्क की फिर धीमे धीमे वो वेस्ट की तरफ बढ़ती गई। सिल्क के बारे में जो भी नॉलेज थी वो धीमे धीमे वेस्ट की तरफ बढ़ती गई। अब 2000 साल पहले 2000 साल पहले सिल्क पहनना एक बहुत ही अच्छा फैशन हो गया था। रूलर्स और रोम के जो रिच पीपल होते थे उनमें सिल्क पहनना एक बहुत अच्छा फैशन हो गया था। काफ़ी एक्सपेंसिव था, इसलिए इसको काफ़ी दूर से चाइना से लाया जाता था। बहुत ही डेंजरस रोड होती थी, वहाँ से लाया जाता था। माउंटेन्स क्रॉस करते थे, डेजर्ट्स क्रॉस करना पड़ता था, तब फाइनली इसको सिल्क को चाइना से लाया जाता था। जो लोग वहाँ पर रहते थे रूट में वो भी पेमेंट्स वगैरह की डिमांड करते थे कि अब आप अगर यहाँ से क्रॉस कर रहे हो तो आप हमें कुछ पेमेंट दो, तभी हम आपको यहाँ से क्रॉस करने देंगे। तो ट्रेडर्स को ये सब चीज़ें भी, जो ट्रेडर्स थे जो सामान लाते थे उनको ये सब चीज़ें भी करनी पड़ती थी। अब कुछ किंग्स थे जो कि ट्राई करते थे कि वो जो रूट है, जो सिल्क रूट है, उसका काफ़ी अच्छा पोर्शन उसको कंट्रोल कर पाए। कुछ जो किंग्स होते थे वो ये भी ट्राई करते थे। अब इसका क्या रीज़न था? इसका ये रीज़न था कि उन्हें अच्छे खासे टैक्सेस मिलते थे, उन्हें ट्रिब्यूट्स मिलती थी और उन्हें गिफ्ट्स मिलते थे जो कि जो ट्रेडर्स लाते थे। जो भी ट्रेडर्स उस रूट से ट्रैवल करते थे तो उनको उनसे टैक्सेस मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे। तो इसी वजह से किंग्स कोशिश करते थे कि वो सिल्क रूट का काफ़ी लंबा पोर्शन कवर कर ले। और उसके रिटर्न में उन्हें क्या मिलता था? उसके रिटर्न में जो ट्रेडर्स को वो प्रोटेक्ट करते, जो किंग्स होते थे उसके रिटर्न में वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे जो भी उनके किंगडम से पास होते थे, ताकि उन्हें कोई ड्रॉबर्स वगैरह अटैक ना कर लें। तो वो उनको इसके लिए सेव करते थे। अब जो बेस्ट नोन रूलर थे जिन्होंने कंट्रोल किया था सिल्क रूट को सबसे ज़्यादा, वो थे खुशानास। ठीक है, वो थे खुशानास जिन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को 2000 साल पहले तक रूल किया।
अब उनके पावर के दो मेजर सेंटर थे, जो कि था पेशावर और मथुरा। मैं इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी उनके किंगडम में इंक्लूडेड था। तो उनके रूल के समय एक सिल्क रूट का जो मतलब जो सिल्क का जो रूट था वो सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट्स तक, मतलब रिवर इंडस तक का वो रूट काफ़ी लंबा बना था। और वहाँ से सिल्क जो थी वो वेस्ट की तरफ वहाँ से शिप कर दी जाती थी, तो रोमन एम्पायर्स के लिए। तो जो कुशानास थे वो सबसे पुराने रूलर्स थे उस सब कॉन्टिनेंट के, जो कि गोल्ड कॉइन्स को इशू करते थे। तो ये जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो सिल्क रूट को ही फॉलो करते थे, ठीक है। अब बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ? अब जो मोस्ट फेमस कुशाना रूलर थे उनका नाम था कनिष्क, जिन्होंने कि 1900 ईयर्स पहले तक रूल किया। उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को बनाया था, जहाँ पे जो स्कॉलर्स होते थे वो मिलते थे, और वो लोग क्या करते थे, वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। अब स्कॉलर्स कौन होते हैं? मैंने वेरी फर्स्ट चैप्टर में स्कॉलर्स बताए थे कि जो लोग हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं स्कॉलर्स, राइट। तो वहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वो मिलते थे और वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करा करते थे। अश्वघोष एक पोएट थे जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी को कंपोज किया था और उसका नाम था बुद्ध चरिता, जो कि कोर्ट में रहते थे। अश्वघोष जो थे और जो अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने अब संस्कृत में लिखना चालू कर दिया था। बुद्धिज्म का एक नया फॉर्म चालू हुआ जिसका नाम था महायान बुद्धिज्म, जो कि डेवलप होना चालू हुआ। अब इसके दो अलग फीचर्स थे। पहला बुद्धा की जो प्रेजेंस थी वो स्कल्पचर्स और कुछ साइंस वगैरह बनाए जाते थे, उससे बुद्धा की प्रेजेंस को शो किया जाता था। जैसे कि जब एनलाइटमेंट को अटेन किया था तब उनके लिए एक स्कल्पचर बनाया गया वहाँ पे, जो कि पीपल का ट्री था। हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धा ने जो एनलाइटमेंट अटेन किया था वो पीपल ट्री के नीचे किया था उन्होंने, राइट। तो पीपल ट्री एज ए स्कल्पचर उनके लिए बनाया गया। अब लेकिन क्या हो रहा था, अब बुद्धा के स्टैचूज बनाए जा रहे थे, ठीक है। बहुत सारे मथुरा में बनाए गए और काफ़ी सारे तक्षशिला में भी बनाए जा रहे थे। दूसरा चेंज जो था वो एक बिलीफ था, दैट वाज बोधिसत्वास। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो लोग होते थे वो लोग जो लोग एनलाइटमेंट अटेन कर लेते थे, ठीक है, उनको नाम दिया जाता था बोधिसत्वास। तो जो एनलाइटमेंट अटेन कर लेते थे वही पूरी तरीके से वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहते थे और वो बहुत पीस में, बहुत शांति में बैठ के मेडिटेट करते थे। और उसके सिवा वो जो लोग बुद्धिज्म को सीखना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे, तो वो उन लोग को सिखाते भी थे। तो बोधिसत्वास की जो वर्शिप थी, उनकी पूजा करना एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ बन गई थी, काफ़ी पॉपुलर मेथड बन गया था। और ये पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना और फिर बाद में कोरिया, जापान, इन सारी जगह काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया। बुद्धिज्म जो था वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी काफ़ी स्प्रेड हुआ, जहाँ पे बहुत सारे केव्स बनाए गए थे और हिल्स के बीच में उन केव्स को बनाया गया था ताकि वहाँ पे जो मॉन्क्स थे वो मॉन्क्स वहाँ पे रह सके। अब इसमें से कुछ ऐसे केव्स थे जो कि किंग और क्वींस बनवाते थे, कुछ ऐसे जो मर्चेंट्स और फार्मर्स ने बनवाया, उनके ऑर्डर्स पे कुछ केव्स बनवाए जाते थे। अब ये सब जो चीज़ें थी ये लोकेटेड कहाँ थी? ये वेस्टर्न घाट के पास पे लोकेट थी। रोड जो थी वो कनेक्ट हो रही थी पोर्ट से, जो कि कोस्ट में थे, और सिटीज जो थी वो डेक्कन के थ्रू रन हो रही थी, ठीक है। ट्रेडर्स जो थे वो प्रोबेबली जब भी जो ट्रेडर्स होते थे उनको अगर कहीं रुकना होता था तो वही इन्हीं केव मोनास्ट्रीज में रुका करते थे अपने ट्रैवल के दौरान। अब बुद्धिज्म जो था वो साउथ ईस्टवर्ड्स श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सदर्न ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इन सारे पार्ट्स में काफ़ी स्प्रेड हो रहा था। जो बुद्धिज्म का पुराना फॉर्म था उसको बोला जाता था थेरावड़ा बुद्धिज्म, ठीक है, जो कि इन एरियाज में काफ़ी पॉपुलर था। तो कौन से एरियाज थे जहाँ पे बुद्धिज्म का पुराना फॉर्म फेमस था? वो एरियाज थे साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सदर्न ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। अब द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स।
अब जैसे कि जो ट्रेडर्स होते थे वो दूसरे दूसरे लैंड्स पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, राइट, कारावान या फिर शिप्स के थ्रू। तो जो पिलग्रिम्स होते थे वो भी उनके साथ ट्रैवल करते थे। अब पिलग्रिम्स कौन होते हैं? पिलग्रिम्स वो मेन या वुमेन होते हैं जो जर्नीज ट्रैवल करते हैं होली प्लेसेस में। होली प्लेसेस मतलब कि जो पुरानी जगह होती हैं या जो भक्ति की जगह होती हैं, वहाँ पे वो लोग ट्रैवल करते थे वर्शिप करने के लिए, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे अच्छे जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। तो फाजियान जो कि सब कॉन्टिनेंट आए थे 1600 साल पहले, जुआनजांग जो कि आए थे 1400 ईयर्स पहले, और आई क्यूइंग जो कि आए थे 50 ईयर्स पहले, अच्छा नहीं, जो कि आईजिंग जो कि 50 ईयर्स आफ्टर जुआनजांग आए थे। अब वो इन प्लेसेस को विजिट करने आए थे और बुद्धा की लाइफ को स्टडी करने आए थे और फेमस मोनास्ट्रीज को भी देखने आए थे। अब ये सब जितने भी पिलग्रिम्स आए थे इन्होंने अपना एक एक अकाउंट लिखा हुआ छोड़ के गए थे जो कि इनकी जर्नी को बताता है। उन्होंने इसमें डेंजर्स बताए थे, क्या क्या डेंजर्स हुए उनको ट्रैवल करने में, और कितने साल लगे उनको ये सब चीज़ें पूरा कंप्लीट करने में, कौन कौन से कंट्रीज, कौन कौन सी मोनास्ट्रीज थी जिनको उन्होंने विजिट किया, कौन कौन सी बुक्स वो वापस अपने साथ ले गए। तो ये सारी चीज़ें वो लोग लिख करके गए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ फाजियान जब चाइना वापस गए तो उनके बारे में पढ़ते। एक सेकेंड, उससे पहले मैं एक बार ये पढ़ा देती हूँ, फिर ऊपर वापस आते हैं। तो जुआनजांग जो थे वो लैंड का जो रूट था उसको लेकर वापस जा रहे थे चाइना में। लैंड रूट मतलब कि कारावांस, तो ये लैंड पे कारावांस चलते थे और वाटर में शिप्स, राइट। तो कारावांस में अपना ट्रैवल कर रहे थे वापस चाइना की तरफ। तो वो अपने साथ स्टैचूज लेके जा रहे थे बुद्धा के जो कि गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड के बने थे, और 600 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स अपने साथ लेके जा रहे थे जो कि उन्होंने 20 हॉर्सेस के बैक पे उसको रखी थी, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, जिसमें से कि 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गई थी बोट में, और जब वो इंडस क्रॉस कर रहे थे तब 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गई थी, और बची कुची उनकी जो लाइफ थी, जुआनजांग की बची कुची जो लाइफ थी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो संस्कृत थी उसको चाइनीज में कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर दिया। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो संस्कृत में लिखी थी, राइट, तो उनको संस्कृत से चाइनीज पे कन्वर्ट करने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेके चलती हूँ। यहाँ पे फाजियान जब वो चाइना वापस गए तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई। उन्होंने अपनी वापस जाने की जर्नी बे ऑफ बंगाल से फेस चालू करी, ठीक है, सॉरी नॉट बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम बंगाल उन्होंने स्टार्ट करी। तो उन्होंने एक शिप ली जिसमें कि कुछ मर्चेंट्स भी थे, ठीक है। अब उन्होंने 2 ही दिन के लिए ट्रैवल किया था जब वो एक आंधी में, एक स्टॉर्म में फंस गए। मर्चेंट्स जो थे वो अपना उनका जो मर्चेंटाइज था और जो ओवरबोर्ड में जो सामान था उसको नीचे पानी में फेंकने लग गए ताकि जो बोट थी उनकी, जो शिप थी वो उनकी वो हल्की हो सके, और वहाँ पे जो एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, और उसको शिप को डूबने से बचा सके। अब जो फाजियान थे उन्होंने भी अपने कुछ पर्सनल सामान पानी में फेंक दिया, लेकिन उनकी जो बुक्स थी और स्टैचूज ऑफ बुद्धा थे उन्होंने जो कलेक्ट किया था उनको नहीं। फाइनली जो स्टॉर्म था वो 13 दिन बाद रुका, और उन्होंने इस तरीके से सी को डिस्क्राइब किया कि आसपास सी के कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा बाउंडलेस है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा सिर्फ सी ही सी दिख रहा था बहुत दूर तक। इम्पॉसिबल था ये जानना कि ईस्ट में हो आप कि वेस्ट में हो, बस सन और मून और स्टार्स और उनके जो मोशंस होते हैं उसको ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि ईस्ट में हो या वेस्ट में। अदरवाइज ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था बताने के लिए कि आप किस डायरेक्शन में हो। अगर डार्क होता था, अंधेरा और रेनी वेदर होता था, तो एक ही बस प्लान होता था विंड का वहाँ पे कि विंड बहुत तेज तेज चलती थी। अब उनको 90 डेज से भी ज़्यादा लगे, मतलब 3 महीने से भी ज़्यादा लगा जावा पहुँचने में, जहाँ पे उन्होंने 5 महीने के लिए वहाँ पर रुके, और फिर उन्होंने दूसरी मर्चेंट शिप को लिया और फिर वो वापस वहाँ से चाइना गए। तो ये था पूरा फाजियांग का कि किस तरीके से वो वापस चाइना पहुँचे। नालंदा एक यूनिक सेंटर बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, बुद्धा की जो लर्निंग्स थी उसके लिए एक यूनिक सेंटर था जिसका नाम था नालंदा। जुआनजांग और जो दूसरे पिलग्रिम्स थे उन्होंने अपना काफ़ी टाइम स्पेंड किया नालंदा में,
बुद्धा की स्टडिंग्स को, बुद्धा की लर्निंग को सीखते हुए। अब उसमें एक बहुत ही बुद्धिस्ट की फेमस मोनास्ट्री थी उस पीरियड की, ये जो थी नालंदा, ठीक है। अब उन्होंने इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया, जो टीचर्स वहाँ पे थे वो मेन थे और उनको बहुत टैलेंट था, बहुत एबिलिटी थी उन टीचर्स के अंदर। वो बुद्धा की टीचिंग्स को बहुत सिंसियरिटी से फॉलो करते थे। जो मोनास्ट्री के रूल्स थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और सबको उन्हें फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशंस होते थे दिन में, और जितने बूढ़े होते थे जो लोग या फिर जो यंग होते थे वो सब एक दूसरे की हेल्प करते थे चीज़ें समझने में। वहाँ के जो मेन थे और जो दूसरे मेंस थे जिनको कि दूसरे सिटीज़ से आते थे, उस सिटीज़ से आकर जो उनके डाउट्स होते थे उनको क्लियर करते थे। जो गेट कीपर होता था वो जो भी लोग नए एंट्रेंस, जो भी लोग नए वहाँ पर आ रहे होते थे, उनसे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता था और अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते थे तभी आपको वहाँ अंदर जाने को परमिशन होती थी, और जो आंसर्स नहीं दे पाते थे वो नहीं जाने को मिलता था। तो 7 या 8 हर 10 पीपल से ओनली 7 to 8 लोग थे जो आंसर नहीं दे पाते थे, तो उनको अंदर जाना वहाँ पर अलाउड नहीं होता था। अब द बिगनिंग ऑफ भक्ति, अब यहाँ से भक्ति की बिगनिंग हुई। ये एक ऐसा समय था जहाँ पे कि सर्टेन डीटीज, बहुत सारी डीटीज की लोग वर्शिप करने लगे, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल फीचर हो गया था हिंदुइज्म का, जिसने काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन करी। अभी जो डीटीज थी ये लोग कौन थे? थे शिव, विष्णु और गॉडेसेस थी जैसे कि दुर्गा, तो ये सारे लोग थे। जो डीटीज थी उनको किस तरीके से वर्शिप किया जाता था? उनको वर्शिप किया जाता था भक्ति से। ये एक आइडिया था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। भक्ति जनरली सारे लोग अंडरस्टैंड कर लेते थे और पर्सन के डिवोशन के हिसाब से लोग अपने डिवोशन, जिस तरीके से किसी डिवोशन करते थे उस हिसाब से वो भक्ति करते थे, और उन्होंने जो भी अपनी डीटी चूज करी होती थी उसके लिए वो लोग भक्ति करते थे। कोई भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, या कोई भी, या लो कास्ट या हाई कास्ट, मैन वुमेन, कोई भी भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता था। ये भक्ति का जो आइडिया था वो भगवत गीता में प्रेजेंट था, जो कि हिंदूज की एक बहुत मानी हुई किताब है, जो कि महाभारत में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जो गॉड कृष्णा थे उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन उनके डिवोटी या फ्रेंड थे, उनसे पूछा कि जितने भी यहाँ पे धर्म्स हैं उनको रिफ्यूजीज एबेंडन करते हैं, तो अब अर्जुना ने यहाँ पे उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं आपको सारे के सारे एविल से यहाँ पर फ्री कर दूंगा। अब इसी तरीके की जो वर्शिप थी वो ग्रेजुअली स्प्रेड होने लगी पूरे कंट्री के काफ़ी सारे पार्ट्स में। बहुत सारे लोग जो सिस्टम ऑफ भक्ति फॉलो करते थे वो अपने जो भी गॉड या गॉडेसेस होती थी उनकी वर्शिप करते थे, रादर दैन कि वो कोई सैक्रिफाइसेस या ऐसी कोई चीज़ें परफॉर्म नहीं करते थे। उनके जो भी गॉड या गॉडेसेस होते थे वो उनकी वर्शिप करते थे। अब इस सिस्टम और इस बिलीफ के अकॉर्डिंग अगर एक डिवोटी बहुत अच्छे मन से अपना एक डीटी चूज करके बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मन से उसकी पूजा करता था, तो जो भी उस डीटी को चाहिए होता था वो उसको मिल जाता था। तो अब डीटी क्या थी? डीटी एक तरीके का थॉट थी। आप ह्यूमन बीइंग, लायन, ट्री, एनी अदर फॉर्म, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये आइडिया जो था इसको काफ़ी एक्सेप्टेंस मिला था। आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस बनाई थी इन डीटीज की, ठीक है। भक्ति, अब भक्ति एक संस्कृत वर्ड है जो कि भज से आता है, जिसका मतलब होता है डिवाइड और शेयर। अब ये टू वे रिलेशनशिप होती है डीटी और डिवोटी के बीच में। डीटी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था जो कि गॉड और गॉडेसेस होते हैं, और डिवोटी जैसे कि जो पर्सन उनकी वर्शिप करता है, ठीक है। तो भक्ति जो है वो भगवत गीता की तरफ डायरेक्टेड है टोटली, जिसमें कि जो डिवोटी होता है उसको भक्त बोला जाता है और द भगवता, और वो अपने जो चोजन डीटी होती हैं उनकी वर्शिप करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो डीटीज थी काफ़ी स्पेशल थी। जो इमेजेस थी डीटी की वो कई सारी जगहों पर जैसे कि टेम्पल जिसको डिस्क्राइब किया गया, एक सबके घरों में एक स्पेशल जगह पे उनको रखा गया उन डीटीज की इमेजेस को, और उसको नाम दिया गया टेम्पल्स, ठीक है। भक्ति जो है वो कई सारे अच्छी एक्सप्रेशन से इंस्पायर होते हैं, जैसे स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर।
हिंदू। अब हिंदू जो टर्म है, जैसे कि इंडिया जो टर्म था वो रिवर इंडस से डिराइव हुआ था, ठीक है, जो कि अरब्स और ईरानियंस यूज करते थे लोगों को रेफर करने के लिए जो ईस्ट ऑफ द रिवर में रहते थे, और उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को देखते हुए, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को देखते हुए ये टर्म था जो अरब्स और ईरानियंस यूज करते थे, हिंदू, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर टर्म बना, राइट। तो यहाँ पे इस कंप्लीट चैप्टर की समरी होती है फिनिश्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुनी होंगी यहाँ पर मेरे साथ, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी भी होंगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। अगर आपने नोट डाउन किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका जो एल्सवेयर का पार्ट है वो मैं एक्सरसाइज में कवर करूँगी, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो उसमें मैं एल्सवेयर का पार्ट कवर आउट कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।